हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का आगाज इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम यूजीसी नेट हिंदी की जो क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आपकी क्लास होगी जी नेट की, यूजीसी नेट की, और आपकी हिंदी की ये क्लास होगी। ठीक है, एक मिनट ठहरो, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। नेट की आपकी हिंदी की क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर जो यूजीसी नेट के अंदर हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के अंदर जितना भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, हिंदी जो नेट के पेपर के अंदर जितना भी आपसे पूछा जाता है वो सारा का सारा जो सिलेबस है हम इस के अंदर करेंगे। ठीक है ना, हम इसके अंदर सारा का सारा जो सिलेबस है हम करेंगे उसको, चाहे वो आपका हिंदी लिटरेचर हो, साहित्य की बात हो, चाहे वो आपका काव्य शास्त्र हो। और काव्य शास्त्र दोनों ही प्रकार का मैं आपको करवाऊंगी। एक तो भारतीय काव्य शास्त्र, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और दूसरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया तरीके से करने हैं। मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, आपको बढ़िया कंटेंट मिले, और कोई भी ऐसा पेपर में क्वेश्चन ना आए जो आपने ना किया हो। ठीक है, और साथ ही इससे पहले मैंने आपको जो है 2 पेपर भी मैंने आपको करवाए हैं, जून 2010 का और दिसंबर 2010 का, जो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे हमारे इस ऐप के ऊपर। तो मैं भी आपको जो आशा है, जो अपेक्षा है, और जिसके लिए आपने ये बैच हमारा खरीदा है, कि मैं आपकी आशाओं पर खरी उतर सकूं, आपको इतना बढ़िया कंटेंट दे सकूं कि आपको भी ये लगे कि भाई मजा आ गया पढ़कर। ठीक है ना, ऐसा लगना चाहिए कि पढ़कर मजा आ गया बस। तो हम इसको धीरे 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 चलेंगे आगे की तरफ। लेकिन आगे की तरफ बढ़ने से पहले, जैसे कहते हैं ना कि भाई भवन तो तब खड़ा होगा बड़ा सारा जब नींव की मजबूती होगी। अगर नींव के अंदर ही मजबूती नहीं है, वो ही डामाडोल है, तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग थोड़ी ना खड़ी कर सकते हो। तो ज्यादातर क्या होता है, इसके अंदर जो है आदिकाल से शुरू किया जाता है, लेकिन मैं आदिकाल से शुरू नहीं करूंगी। मैं आपको इसका जो है ना बेस जो आधार है मैं आपको वो करवाऊंगी। और इसका आधार क्या है कि आपको भाषा के बारे में बताना। ठीक है ना, इसका आधार क्या है कि आपको भाषा के बारे में बताना कि भाई जो भाषा है वो स्टार्टिंग में कौन सी भाषा थी, हिंदी भाषा किस तरह से उससे निकल कर आई, फिर इस ब्रज भाषा का उदय कैसे हुआ, अवधि का उदय कैसे हुआ, खड़ी बोली का उदय कैसे हुआ। क्योंकि ये जो भाषाएं हैं, है ना, ब्रज है, अवधि है, खड़ी बोली है, ये पहले तो किसी टाइम पर भाषा हुआ करती थी, लेकिन आज बच्चों ये भाषा नहीं है। आज के टाइम पर क्या है, ये बोली है। आज के टाइम पर ये क्या है, बोली है। तो ये जो उस टाइम पर जो भाषा हुआ करती थी, जो ब्रज है या जो खड़ी बोली है ना, या जो अवधि है, इनका उदय कैसे हुआ, और कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो ब्रज के कवि माने जाते हैं, कौन से ऐसे कवि हैं जो अवधि के कवि हैं, कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली के अंदर लिखा, और कौन से ऐसे कवि हैं जो अपभ्रंश के कवि हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से अपभ्रंश का कवि कौन सा है, या कौन सा इनके अंदर अपभ्रंश का नहीं है कवि। या किसी का यूं पूछ लिया कि यह किताब अपभ्रंश में लिखी गई या नहीं लिखी गई। जब हमें यह पता है कि इस किताब को लिखने वाले कौन है ना, हमें पता है कि जो कीर्ति लता है वो विद्यापति की है, तो ये पता होना चाहिए कि विद्यापति अपभ्रंश के कवि हैं। तो जो कीर्ति लता की भाषा होगी वो कौन सी होगी, वो भी तो अपभ्रंश ही तो होगी। तो पहले हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो बेसिक है ना हमारा, वो बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आगे की बात बाद में आती है। ठीक है, तो चलो जी, अब हम करते हैं जी बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, भाषा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, भाषा के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, कि जो हिंदी भाषा है, क्या बात करते हैं कि जो हिंदी भाषा है इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो हिंदी शब्द है, जो हिंदी शब्द है वो किसका शब्द है, वो फारसी भाषा का एक शब्द है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का एक शब्द है, ये फारसी भाषा का एक शब्द है, हिंदी शब्द।
कहां से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। और आप यूं भी कह सकते हो कि ये क्या है? ये एक विदेशी शब्द है, ठीक है ना। ये क्या है? एक विदेशी शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का एक शब्द है और ये एक विदेशज शब्द है, ठीक है। यानी कि ये पश्चिमी साहित्य से हमारी हिंदी के अंदर आया है ना। यानी कि ये पश्चिम से हमारी हिंदी के अंदर आया है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो हुआ कैसे, या इसका जो विकास है वो हुआ कैसे, मेन बात हमारे सामने ये है, ठीक है ना। हिंदी भाषा का उद्भव या विकास हुआ कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारी हिंदी भाषा है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? भारत के अंदर बोली जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? भारत के अंदर ही। भाई भारत के अलावा अन्य देशों में हिंदी का बोलबाला तो ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये भारत के अंदर ही बोली जाती है। तो भारत के अंदर मुख्य रूप से 2 भाषा परिवार हैं। भारत के अंदर मुख्य रूप से कितने भाषा परिवार हैं? 2 भाषा परिवार हैं, ठीक है। एक तो है जी आर्य भाषा परिवार। एक तो कौन सा है? आर्य भाषा परिवार। भारत में मुख्य रूप से तो 2 ही हैं, और वैसे तो 4 होते हैं ना। और दूसरा कौन सा है? द्रविड़ परिवार। एक तो आर्य भाषा परिवार है और दूसरा कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। तो भारत में मुख्य रूप से ये 2 परिवार पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो पूरे विश्व के अंदर 12 भाषा परिवार हैं। पूरे विश्व के अंदर क्या है? 12 भाषा परिवार है। अगर भारत की बात करें तो भारत में यूं तो 4 हैं, पर मुख्य ये 2 हैं। भारत में यूं तो 4 हैं, पर मुख्य क्या है? ये 2 हैं, ठीक है। एक तो आर्य भाषा और एक द्रविड़ भाषा। तो 2 और कौन से रह गए मैडम जी? 2 और कौन से हैं? एक है आग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और एक है चीनी तिब्बती या तिब्बत वर्मी भाषा परिवार। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केवल 2 की, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। जो आर्य भाषा परिवार है इसको उत्तर भारत के अंदर बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? उत्तर भारत के अंदर बोला जाता है। और जो द्रविड़ भाषा परिवार है इसको दक्षिण भारत में बोला जाता है। इसको कहाँ बोला जाता है? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो आप सबको पता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये क्या है? ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। तो देखो, अब अगर हम बात करें हिंदी के अंदर, तो देखो हिंदी के अंदर दक्षिण भारत का तो कोई मतलब ही नहीं है। हिंदी के अंदर जो दक्षिण भारत है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बात किसकी करते हैं हम लोग? आर्य भाषा परिवार की, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर तो ये पूछेगा नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का हमें क्या लेना देना है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग बात किसकी करते हैं? हम लोग बात करते हैं वो आर्य भाषा परिवार की। और इसके अंदर जो संस्कृत है, इसके अंदर जो संस्कृत है वो सबसे क्या है? प्राचीन भाषा है। संस्कृत जो है वो सबसे क्या है? पुरानी भाषा है। संस्कृत सबसे प्राचीन है। संस्कृत सबसे क्या है? इसके अंदर प्राचीन भाषा है, ठीक है। संस्कृत क्या है? सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। और जो संस्कृत का प्रयोग है, जो प्राचीन जो प्रयोग है संस्कृत का, वो सबसे पहले हमें कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। संस्कृत का जो प्राचीन जो प्रयोग है वो सबसे पहले हमें कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद के अंदर हमें मिलता है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे कि संस्कृत का जो प्राचीन रूप है वो ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन रूप कहाँ मिलता है भाई? ऋग्वेद के अंदर संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो हिंदी है, हिंदी जो है वो किससे निकली है? हिंदी संस्कृत की। हिंदी क्या है? ये संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई, पहले भाषा कौन सी हुआ करती थी? संस्कृत। अब संस्कृत से कौन सी आई? पाली आई। पाली से कौन सी बनी? प्राकृत। प्राकृत से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से कौन सी बनी? अवहट बन गई, ठीक है ना। संस्कृत से बनी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से कौन सी बनी? अवहट बनी। और उसके बाद कौन सी आई? हिंदी आई। तो पहले जो हिंदी का प्रयोग, संस्कृत का प्रयोग होता था, अब संस्कृत के जगह आज किसका प्रयोग हो रहा है? आज हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। आज किसका प्रयोग हो रहा है? हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो हिंदी हमारी है ये संस्कृत के क्या है? उत्तराधिकारिणी है,
ठीक है ना। संस्कृत के क्या है, ये उत्तराधिकारिणी भाषा है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। उसके बाद भाई देखो, हम लोग अगर हम भाषाओं का वर्गीकरण करें, अगर हम लोग भाषाओं का वर्गीकरण करें तो इसको 3 कालखंडों में हम लोग बांट सकते हैं। अगर हम भाषाओं का वर्गीकरण करें तो इसको हम लोग कितने कालखंडों में बांट सकते हैं, इसको हम लोग 3 कालखंडों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, तो पहला कालखंड कौन सा है, पहला है प्राचीन आर्य भाषा। पहला कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये पहला है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये पहला खंड है भाई। ये कौन सा है हमारे पास, पहला खंड है। इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, वो होगा 1500 ईस्वी से 1500, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड है, इसका टाइम है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन के बाद एक कौन सी आती है, मध्य। एक कौन सी आती है, मध्य। तो अगली कौन सी है, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, ये कौन सा है, ये दूसरा जो है हमारा काल है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, आपका नेट का पेपर है तो आपको एक एक चीज बिल्कुल गहराई से याद करनी पड़ेगी। जब आप एक एक बात को अच्छी तरह समझोगे, पढ़ोगे, तब जाकर आपका नेट का पेपर क्लियर होगा। नेट का पेपर क्लियर करना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है। आप जो है कॉलेज कैडर के लेक्चरर बनने जा रहे हो, है ना, हाई लेवल का पेपर है, तो आपको जो तैयारी है वो भी हाई लेवल की करनी पड़ेगी। ठीक, तो उसके बाद क्या है, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। उसके बाद है नंबर 3 पर, नंबर 3 पर क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। अगला कौन सा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका जो समय है वो है जी 1000 ईस्वी से, जो आधुनिक है यानी कि मॉडर्न है, 1000 ईस्वी से अब तक इसका टाइम पीरियड क्या है, 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का समय है। ठीक है, हमने क्या किया कि भाई अगर हम भाषा के विकास की बात करें कि भाषा का विकास कैसे हुआ, तो हम इसको 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। कितने कालखंडों में, 3 कालखंडों में। कौन कौन से में, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से, आपको पता है ना कि ईसा पूर्व क्या होता है, उसमें टाइम थोड़ा उल्टा चलता है, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये टाइम है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है। ठीक है ना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो काल है वो 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, सबसे पहले हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कौन सा है, प्राचीन, पहला कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये हमारा पहला है। टाइम कितना था, टाइम याद रखिएगा, टाइम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से कितना, 500 ईसा पूर्व तक। टाइम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि आप ये बताइए कि ये समय कौन सा है, आपसे पूछ लेगा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल का टाइम बता दो। टाइम आपको तीनों का अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो इसके अंदर क्या था, सबसे पहले देखो क्या थी, संस्कृत भाषा थी। सबसे पहले क्या थी, संस्कृत भाषा थी। ठीक है, और तो जो संस्कृत थी वो भी 2 प्रकार की थी, संस्कृत भी 2 प्रकार की थी। एक तो थी भाई वैदिक संस्कृत,
एक तो थी वैदिक संस्कृत और दूसरी कौन सी थी? लौकिक। दूसरी कौन सी थी? लौकिक। एक तो वैदिक संस्कृत हुआ करती थी और उसके बाद कौन सी थी? लौकिक संस्कृत थी। जो वैदिक संस्कृत है ये फिर दो प्रकार की थी। जो वैदिक संस्कृत है ये फिर दो प्रकार की थी। एक तो पूर्व वैदिक, एक तो पूर्व वैदिक काल, ये भी दो प्रकार का था, पूर्व वैदिक। और दूसरी कौन सी थी? उत्तर वैदिक। एक तो पूर्व वैदिक और दूसरी उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक काल में क्या लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद लिखे गए थे। कौन से? एक तो सामवेद, एक तो लिखा गया था सामवेद, एक यजुर्वेद और एक लिखा गया था अथर्ववेद। एक क्या लिखा गया था? अथर्ववेद लिखा गया था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद लिखा गया, उत्तर वैदिक काल के अंदर बाकी के 3 वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा लिखा गया? अथर्ववेद इसके अंदर लिखा गया था। ठीक है, तो जो लौकिक संस्कृत है इसमें क्या लिखा गया? लौकिक संस्कृत में रामायण लिखी गई। लौकिक संस्कृत में क्या लिखी गई? रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई। क्या लिखी गई? महाभारत लिखी गई और उपनिषद लिखे गए, और उपनिषद इसके अंदर लिखे गए। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, उपनिषद लिखे गए। देखो मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से। बिल्कुल हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है और हम 0 लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे भाई। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, एक एक बात को समझते हुए, एक एक बात आराम से करते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। आपने जब हमारा बैच लिया है तो आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे एक एक बात को, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी बात की। ठीक है, तो रामायण, महाभारत और जो उपनिषद है वो इसके अंदर लिखे गए थे। किसके अंदर? लौकिक संस्कृत के अंदर। ठीक है, फिर देखो भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल था, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल था, इसके अंदर 4 वेद लिखे गए, रामायण, महाभारत और उपनिषद लिखे गए। यही मतलब है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि रामायण किस काल में लिखी गई थी तो आप क्या कहोगे? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन समय में लिखी गई थी। वेद किस में लिखे गए? इसी टाइम पीरियड में लिखे गए। उपनिषद भी यहाँ लिखे गए, महाभारत भी यहाँ लिखी गई थी। यही मतलब हुआ ना, महाभारत भी यहाँ पर लिखी गई थी। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि 4 वेद, उपनिषद सभी इसी के काल के अंदर लिखे गए। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई। फिर इस काल की जो भाषा है, अगली बात क्या है कि जो इस काल की जो भाषा है वो क्या थी? योगात्मक। इस काल की भाषा कौन सी थी? योगात्मक थी। कौन सी भाषा थी भाई? योगात्मक थी। ठीक है ना, यानी कि योग करके, जोड़ जोड़ कर शब्द बनाए जाते थे। इस काल की भाषा क्या थी? योगात्मक थी। और दूसरी बात क्या है? और शब्दों के अंदर धातु रूपों का इस्तेमाल होता था। और धातु रूप, धातु पढ़ी हुई है ना सबने संस्कृत में, जिसको आती है। और धातु रूप क्या थे? सुरक्षित थे। और धातु रूप, शब्दों के धातु रूप सुरक्षित थे। ठीक है ना, इस काल की भाषा योगात्मक थी और जो शब्दों के जो धातु रूप थे वो क्या थे भाई? सुरक्षित थे। ठीक है ना, लेकिन एक बात और है, इस काल के अंदर भाषा का एक रूप नहीं था। भाषा का एक रूप नहीं था। भाषा का एक रूप नहीं था। क्यों नहीं था भाई? देखो, पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे नहीं, मन किया करता था वैसे ही वाक्यों को बना लिया करते थे, है ना। जैसे हम लोग तो यूं कहते हैं कि राम पाठ पढ़ता है, इन्होंने बना लिया कि राम पढ़ता है पाठ। ठीक है ना, राम पढ़ता है पाठ। तो ये तो रूप हम लोग गलत मानते हैं। हमने तो एक ही रूप बना रखा है कि पहले कौन आएगा? कर्ता, उसके बाद क्या आएगा? कर्म, उसके बाद आएगी क्रिया और फिर आएगी सहायक क्रिया। हमने तो ये रूप सुरक्षित कर रखा है। तो उस टाइम पर भाषा का एक रूप नहीं था भाई, जिसका जो मन करे वो उसी प्रकार से लिख देता था, उसी प्रकार से बोल देता था। लेकिन आज तो हमारी जो हिंदी भाषा है इसका मानक रूप बन चुका है। मानक रूप क्या होता है? मानक माना स्टैंडर्ड। आज की ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। मानक रूप वो होता है जो व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ हो। क्यों? क्योंकि अब एजुकेटेड लोग हैं तो भाषा के मानक रूप का प्रयोग करते हैं। उस समय पर इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे, तो जिसका जैसा मन किया वैसे ही वो शब्दों का प्रयोग कर लिया करता था, वैसे ही वाक्य बना लिया करता था। तो कहने का मतलब क्या है कि भाषा का एक रूप नहीं था। भाषा का एक रूप नहीं था। ठीक है, तो भाषा का एक रूप नहीं था तो पदों का स्थान भी सही नहीं था।
पदों का जो स्थान है सुनिश्चित नहीं था या फिक्स नहीं था। पदों का स्थान सुनिश्चित नहीं था। जैसे हमने तो क्या किया कि कर्ता आएगा, कर्म आएगी, क्रिया आएगी, लेकिन यहाँ पर पदों का जो स्थान है वो सुनिश्चित नहीं था, फिक्स नहीं था। ठीक है, लेकिन एक बात और है, लेकिन भाषा में संगीतात्मकता थी। भाषा में क्या थी भाई? संगीतात्मकता थी। ठीक है ना, संगीतात्मकता थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो कवि और लिखा करते थे उनको गाया जा सकता था। तो गाया जा सकता था, इसका मतलब क्या है कि भाषा के अंदर संगीतात्मकता का क्या था? प्रवेश था। भाषा कैसी थी? संगीत युक्त थी, संगीतात्मकता थी। और यहां पर क्या हुआ करता था? तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तत्सम शब्दों का प्रयोग होता था। तत्सम शब्दों का प्रयोग होता था। ठीक है, क्योंकि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है ना, तत्सम कौन से होते हैं? संस्कृत के। और जो तद्भव होते हैं वो किसके शब्द होते हैं? आप सबको पता है, वो हिंदी के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ तो संस्कृत भाषा थी। और शब्द कौन से थे? यहाँ पर तत्सम शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता था। देखो हमने क्या लिखा, अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम है। और संस्कृत इस काल के अंदर थी। संस्कृत भी दो प्रकार की थी, एक तो वैदिक थी और दूसरी कौन सी थी? लौकिक थी। वैदिक जो थी वो दो प्रकार की, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था, उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद लिखे गए थे। और लौकिक में रामायण महाभारत और उपनिषद यहाँ पर लिखे गए, रामायण महाभारत और उपनिषद लिखे गए। फिर इस काल की जो भाषा है वो योगात्मक थी। ठीक है ना, और धातु रूप क्या थे? सुरक्षित थे। भाषा जो है उसका एक रूप नहीं था, ना ही पद सुनिश्चित थे कि यहाँ कर्ता आएगा, कर्म आएगा, या क्रिया आएगी या सहायक क्रिया आएगी। जैसा मन करता था वैसा यूज कर लिया जाता था। भाषा में संगीतात्मकता विद्यमान थी और तत्सम शब्दों का क्या होता था? प्रयोग होता था। तत्सम शब्दों का क्या होता था? अभी प्रयोग इसके अंदर होता था। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। अगला है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है ना, तो ये मध्य भारतीय आर्य भाषा काल का टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से। इसका टाइम पीरियड क्या है? 500 ईसा पूर्व से कितना? 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका क्या है? टाइम पीरियड है। ठीक है ना, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका क्या है? टाइम पीरियड है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल के अंदर 3 प्रकार की भाषाएं आई। पहली कौन सी आई थी? पहली आई थी पाली। पहली आई थी पाली। उसके बाद कौन सी आई? प्राकृत। उसके बाद आई प्राकृत, और फिर आई अपभ्रंश। ठीक है ना, तो जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल है जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका टाइम है, इसका काल है, तो इसके अंदर 3 भाषाएं आई थी। देखो, जब संस्कृत के शब्दों को, जो संस्कृत के शब्द थे जो प्राचीन आर्य भाषा काल के अंदर, जब इनको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, जब इन शब्दों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, तो फिर जो एक नई भाषा निकल कर आई उसका नाम क्या था? पाली था। जो नई भाषा निकल कर आई उसका नाम क्या था? पाली था। ठीक है, फिर जब पाली के शब्दों को तोड़कर मरोड़कर, क्यों भाई, क्यों तोड़ा, क्यों मरोड़ा? ये जनरेशन गैप था। ये क्या था? जनरेशन गैप था। जब भी नई पीढ़ी आती है, कोई भी नई पीढ़ी आए, पुरानी पीढ़ी के विचारों को वो जुठला देती है। ठीक है, तो ये जनरेशन गैप था। तो इसके अंदर जो पाली जो है वो संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ रूप था। फिर काफी समय तक पाली भी बोली जाती रही, काफी समय तक पाली भी बोली जाती रही, लेकिन जो पाली के शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया और जो भाषा निकल कर आई उसका नाम क्या था? प्राकृत था। जो एक नई भाषा निकल कर आई उसका नाम क्या था? प्राकृत था। फिर जब प्राकृत के शब्दों को तोड़कर मरोड़कर आसान बनाने का प्रयास किया गया और एक नई भाषा निकल कर आई, वो कौन सी थी? अपभ्रंश थी। वो कौन सी थी? अपभ्रंश थी। और अपभ्रंश के कई नाम हैं। अपभ्रंश को अवहट भी कहा जाता है, इसको अवहट भी कहा जाता है, इसको देशी भाषा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अवहट भी कहा जाता है, इसको देशी भाषा भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? इसको
अवहत, अवहट कह लो या अवहत, इसको अवहत भी कहा जाता है। देश भाषा या देशी भाषा, इस प्रकार इसके कई नाम हैं। और वैसे तो जो अपभ्रंश का जो बिगड़ा हुआ रूप है वही अवहट है, वही क्या है, अवहट है। अब बात आती है जी हिंदी। आप कहोगे मैडम जी हिंदी कहाँ आई थी? हिंदी आएगी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार में। हिंदी कहाँ पर आएगी? आधुनिक के अंदर हिंदी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। कौन कौन सी तीन थी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये तीन भाषाएं मध्य भारतीय आर्य भाषा काल के अंदर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पाली भाषा की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? पाली भाषा की, ठीक है। तो ये जो पाली भाषा है, ये जो पाली भाषा है, ये कब से कब तक थी? 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से कब से कब तक? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है ना। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली भाषा हुआ करती थी, ठीक है ना। और पाली भाषा का एक और नाम भी था, पाली भाषा का एक और नाम भी था, इसको क्या बोलते हैं? मागधी भी बोलते हैं, ठीक है ना। पाली भाषा का एक और नाम भी था, इसको क्या कहा जाता है? मागधी भी कहा जाता है, ठीक है। जस्ट मिनट। पाली भाषा का एक और नाम भी था, इसको क्या कहते हैं? इसको मागधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मागधी भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखो, ये जो पाली भाषा है, अन्य नाम मागधी है, तो ये बौद्ध धर्म की भाषा है। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा है। यानी कि जो बौद्ध धर्म जब चला था उस समय पाली भाषा थी। आप कई बार जीके के अंदर ये प्रश्न पढ़ते हो कि जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक वो बौद्ध धर्म को माना करता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। तो सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, जितने भी शिलालेख हैं, यानी कि जो पत्थरों पर लिखे हुए हैं, वो किस भाषा के अंदर है? वो पाली भाषा में है। वो कौन सी भाषा में है? वो पाली भाषा में है, ठीक है ना। सम्राट अशोक इसी टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हम लोग बात कर रहे हैं। ये बौद्ध धर्म की भाषा है। किसकी भाषा है ये बौद्ध धर्म की भाषा है। और जो बौद्ध धर्म है, इसके अंदर बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ थे। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ थे। कौन से? एक तो जी सूत पिटक, एक तो है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, दूसरा कौन सा है? विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक, और तीसरा कौन सा है? अभिधम पिटक, ठीक है ना। ये इसके 3 जो है वो ग्रंथ है। और इन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक भी इनको कहा जाता है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो किसके अंदर लिखे हुए हैं? सूत पिटक में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? सूत पिटक में लिखे हुए हैं। तो विनय पिटक में क्या है कि संघ संचालन के लिए, यानी कि जो संघ का संचालन किया गया था, संघ संचालन के लिए, संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का उल्लेख है। संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का क्या है? उल्लेख है या वर्णन है, कुछ भी आप लिख सकते हो। कि जो संघ का संचालन करना था, जो बौद्ध धर्म का जो एक संघ बना हुआ था, तो संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का क्या है? वर्णन है या संकलन है। अभिधम पिटक में क्या है? धर्मों का, जितने भी धर्म है, अन्य धर्म है, तो धर्मों का व्यापक, धर्मों का व्यापक यानी कि बड़ा विशद, धर्मों का व्यापक और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। व्यापक और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। क्या किया गया है? दार्शनिक विश्लेषण किया गया है, ठीक है ना। दार्शनिक विश्लेषण किया गया है, ठीक है भाई, क्लियर बात। क्या कहा कि भी जितने भी धर्म है इनका व्यापक और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पाली है इसके अंदर त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक लिखे गए। 3 पिटक, पिटक क्या होता है? पिटारी, और त्रि का मतलब 3। ये ज्ञान की तीनों पिटारियां हैं।
ये ज्ञान की क्या है, तीनों पिटारियां हैं। तो त्रिपिटक में पहला कौन सा है जी, सूत पिटक। सूत पिटक में क्या था, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनका संग्रह है। विनय पिटक में संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का वर्णन है। और अभिधम पिटक में धर्मों का व्यापक और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है, कि जो अन्य धर्म है उनका एक बड़े लेवल पर और उनका दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। ठीक है ना। तो इन तीनों के अंदर ये है, आपसे अगर कभी एग्जाम में इस तरह का आ जाए कि विनय पिटक में क्या है, सूत पिटक में क्या है, या अभिधम पिटक में क्या है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको इसको याद करना पड़ेगा। चलो जी, उसके बाद अगली कौन सी है, प्राकृत भाषा। अगली कौन सी है, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का टाइम पीरियड क्या है, ये है 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक कौन सी है, प्राकृत भाषा है। 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का टाइम पीरियड है। ठीक है। अब ये जो प्राकृत भाषा है ये क्या थी, इसको बोलचाल की भाषा कहते हैं। इसको बोलचाल के लिए प्रयोग किया जाता था, बोलचाल की भाषा। यानी कि जो पाली थी, पाली का ही जो कुछ सुधरा हुआ रूप क्या है, प्राकृत है। ये बोलचाल की भाषा है। और जो संस्कृत के नाटकों में, जो संस्कृत के नाटक जो खेले जाते थे, संस्कृत नाटकों के अधम पात्र, संस्कृत नाटकों के अधम पात्र। अधम पात्र कौन से होते हैं, जैसे कोई नौकर हो गया, है ना, कोई नौकर हो गया, कोई मंत्री हो गया, या कोई सफाई कर्मी हो गया जो सफाई को करता है। तो ये अधम पात्र, जैसे कोई दास हो गया, है ना, कोई दास हो गया या कोई दासी हो गई। ठीक है। तो संस्कृत के नाटकों के जो अधम पात्र हैं वो क्या किया करते थे, वो इसका प्रयोग किया करते थे, इस भाषा का प्रयोग किया करते थे, इस भाषा का प्रयोग किया करते थे। आप कहोगे मैडम ऐसा क्यों प्रयोग किया करते थे, आप कहोगे मैडम ऐसा क्यों, अधम पात्र क्यों करते थे। क्योंकि जो हाई लेवल के पात्र थे, जो उच्च पात्र थे, वो तो संस्कृत ही बोला करते थे। जो उच्च पात्र थे वो तो संस्कृत ही बोला करते थे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे, पंडित थे, विद्वान थे। लेकिन ये पंडितों की भाषा थोड़ी ना है, ये पंडितों की भाषा नहीं मानी गई। क्यों, क्योंकि उनका बिगड़ा हुआ रूप था। ठीक है ना, संस्कृत का बिगड़ा हुआ क्या था, ये रूप था। तो ये पंडितों की भाषा नहीं थी। ये माना गया कि ये संस्कृत के जो नाटक मंच पर खेले जाते थे, वहां पर कोई नौकर चाकर, दास दासी, मंत्री संतरी, ये जो अधम पात्र थे, ये इस बोली का क्या किया, इसका भाषा का क्या किया करते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। फिर बौद्ध धर्म तो आया पाली के अंदर, और जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म की भाषा थी, ये क्या थी, ये जैन धर्म की भाषा थी। जो जैन धर्म है वो किसके अंदर आया था, वो प्राकृत के अंदर आया था। जैन धर्म किसके अंदर आया था, प्राकृत। जो जैन धर्म की भाषा है वो कौन सी थी, वो प्राकृत थी। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा कि जो प्राकृत थी, जो प्राकृत भाषा थी, इसके 5 भाग थे, इसके 5 भाग थे, प्राकृत भाषा के 5 भाग थे। ठीक है। कौन कौन से, पहले नंबर पर शोरसेनी प्राकृत, पहले था शोरसेनी प्राकृत। ये 5 प्रकार की थी भाई, 5 भाग थे। जैसे अभ्रंश के 7 भाग थे, जैसे अभ्रंश के 7 भाग थे, खस अभ्रंश, पहाड़ी अभ्रंश, मागधी, अर्ध मागधी। इसी तरह से कि जो प्राकृत जो है इसके 5 भाग थे। ठीक है। एक तो थी शोरसेनी प्राकृत। शोरसेनी प्राकृत कहाँ बोली जाती थी, सूरसेन जनपद में। पहले जनपद हुआ करते थे, सूरसेन जनपद में ये बोली जाती थी, सूरसेन जनपद में। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि मथुरा के आसपास, क्या कह सकते हो, मथुरा के आसपास ये बोली जाती थी, सूरसेन जनपद में, या ये मथुरा के आसपास की थी भाई। सूरसेन जनपद में या मथुरा के आसपास ये बोली जाती थी। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर, पहले तो थी शोरसेनी प्राकृत, नंबर 2 पर क्या है, मागधी प्राकृत। नंबर 2 पर क्या है, मगध जनपद हुआ करता था ना, मागधी प्राकृत। ठीक है। यानी कि मगध, क्या मतलब लोगे, मगध, मगध लोगे। ठीक है ना। तो ये मगध के आसपास ही बोली जाती थी, मगध के आसपास, मगध जनपद हुआ करता था, मगध के आसपास ये बोली जाती थी। देखो जो प्राकृत थी वो 5 प्रकार की थी, अभ्रंश 7 प्रकार की थी। तो शोरसेनी प्राकृत है वो सूरसेन जनपद में,
मथुरा के आसपास। मागधी प्राकृत मगध के आसपास बोली जाती थी। और उसके बाद है अर्ध मागधी। उसके बाद है अर्ध मागधी। अर्ध मागधी का मतलब क्या हुआ कि शोरसेनी और मागधी इन दोनों के बीच की है ये। अर्ध मागधी क्या है, मैं लिख दूं यहां पर, शोरसेनी। अर्ध मागधी क्या है कि शोरसेनी व मगध क्षेत्र के बीच की भाषा है। वह मगध क्षेत्र के, शोरसेनी व मगध क्षेत्र के बीच की भाषा है। बीच की क्या है, ये भाषा है। ठीक है, कहते हैं कि शोरसेनी व मगध क्षेत्र के ये बीच की क्या है, भाषा है। इन दोनों के बीच की भाषा थी। देखो, एक तो शोरसेनी हो गया, एक मगध है, इन दोनों के बीच की भाषा क्या थी, अर्धमागधी थी। नंबर 4 पर क्या है, पैसाची। नंबर 4 पर क्या है, पैसाची। ठीक है, पैसाची प्राकृत। ठीक है, पैसाची कहां पर, कश्मीर के आसपास। ठीक है ना, कि कश्मीर के आसपास ये बोली जाती थी। कश्मीर के आसपास, कश्मीर के आसपास ये बोली जाती थी। ठीक है ना, कश्मीर के आसपास कौन है अभी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन रहते हैं, पैसाच। पैसाच माना राक्षस। उसके बाद महाराष्ट्री, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद है महाराष्ट्री प्राकृत। तो कहाँ बोली जाएगी, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में। ये क्या कहाँ बोली जाती थी, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में बोली जाती थी। ये कहाँ बोली जाती थी, महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती थी। ठीक है, समझ में आया। देखो एक बार फिर से देखो, ये जो प्राकृत है, ये जो प्राकृत है, ये 5 इसके भाग थे। जैसे अपभ्रंश के हम लोग 7 भाग करेंगे। आपसे एग्जाम में यूं पूछ लेगा कि इनमें से जो है प्राकृत भाषा का कौन सा पार्ट नहीं है या कौन सा है। तो पहला कौन सा भाग है, शोरसेनी प्राकृत। शोरसेनी अपभ्रंश भी आएगा अभी, तो आगे शोरसेनी अपभ्रंश भी आएगा अभी, पैसाची अपभ्रंश भी आएगा, है ना, खस अपभ्रंश, पहाड़ी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, वो भी सारे आएंगे। लेकिन यहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, प्राकृत की। फर्क समझना, जब तक फर्क समझ में नहीं आएगा बात नहीं बनेगी भाई। तो जो शोरसेनी प्राकृत है, ये सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। सूरसेन जनपद कहाँ है, मथुरा के आसपास। ये कहाँ है, मथुरा के आसपास है। फिर जो मागधी प्राकृत की बात करें तो ये मगध के आसपास बोली जाती थी। अगर हम मागधी प्राकृत की बात करें तो ये मगध के आसपास बोली जाती थी। कहां पर, मगध के आसपास। ठीक है, अर्धमागधी की बात करें तो ये शोरसेनी व, यानी कि ये जो पहले वाला है शोरसेनी, ये जो पहले वाला है शोरसेनी और ये मागधी, इन दोनों के बीच की है अर्धमागधी। आदि मागधी है भाई, आदि क्या है, मागधी है। तो इन दोनों के बीच में ये बोली जाती थी। ठीक है, फिर है पैसाची। पैसाची कैसे याद करो, कश्मीर के आसपास। पैसाची कहां पर, कश्मीर के आसपास। ऐसे याद करो, कश्मीर में पिशाच रहते हैं, राक्षस रहते हैं। ठीक है, फिर महाराष्ट्री जो प्राकृत है वो महाराष्ट्र क्षेत्र में बोली जाती थी। कहां बोली जाती थी, महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, आपको ये सारा का सारा याद हो जाएगा। तो देखो, पहले नंबर पर हमने क्या किया, हमने किया कि भाई जो भारत के अंदर मुख्य रूप से 2 ही भाषा परिवार है। ठीक है ना, एक तो आर्य भाषा परिवार और दूसरा कौन सा है, द्रविड़ भाषा परिवार। भारत में मुख्य रूप से 2 ही भाषा परिवार है, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो उत्तर भारत में बोली जाती हैं और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तो इसके अंदर आर्य भाषा परिवार में संस्कृत क्या है, सबसे प्राचीन है। संस्कृत क्या है, सबसे प्राचीन है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। किसका, संस्कृत में सबसे पहले। और हिंदी जो है वो संस्कृत के क्या है, उत्तराधिकारिणी है। हिंदी क्या है, संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। दक्षिण भारत की भाषाओं की हमने बात नहीं करनी, उनको छोड़ो। दक्षिण भारत की भाषाओं की बात हम नहीं करेंगे। तो अगर हम भाषाओं का वर्गीकरण करें, भाषाओं का वर्गीकरण करें तो इनको 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, कि सबसे जो पुराना था भारत के अंदर आर्य भाषा काल, इसका टाइम था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये माना जाता है। जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगर हम बात करें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल तो 1000 से अब तक ये माना जाता है। 1000 से अब तक ये माना जाता है। फिर बात करते हैं कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल था, जो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक था, इसके अंदर संस्कृत भाषा हुआ करती थी।
और संस्कृत के दो रूप थे। संस्कृत के कितने थे भाई? दो रूप थे। एक तो वैदिक और दूसरा कौन सा? लौकिक। एक वैदिक और एक कौन सा? लौकिक। वैदिक जो है ये दो प्रकार का था, एक तो पूर्व वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक काल में क्या लिखा गया? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में बाकी के तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। लौकिक के अंदर रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि लिखे गए थे। रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि लिखे गए थे। तो इस काल की जो भाषा थी, पहली बात तो क्या है? योगात्मक थी, और जो धातु रूपों का प्रयोग होता था शब्दों के लिए। दूसरी बात क्या है कि भाषा का एक रूप नहीं था, पदों का स्थान सुनिश्चित नहीं था, संगीतात्मकता थी और तत्सम शब्द ज्यादा प्रयोग होते थे। उसके बाद बात करते हैं मध्य। मध्य के अंदर ये तीन आई थी, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। अभ्रंश के कई नाम हैं, अभ्रंश, अवहट, देशी भाषा या अवहत। पाली को मागधी भाषा भी बोलते हैं। पाली को क्या बोलते हैं? मागधी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की किसके बारे में? फिर हमने बात की पाली के बारे में। किसके बारे में? पाली के बारे में हमने बात की। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये मानी जाती है। 1 ईस्वी तक। इसका नाम मागधी है, बौद्ध धर्म की भाषा है। त्रिपिटक है, तीनों पिटक याद कर लेना, सूत, विनय, अभिधम। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का वर्णन है, और अभिधम पिटक में धर्मों का व्यापक और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। तो जो अशोक है वो बौद्ध धर्म को मानता था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय क्या हो गया था? परिवर्तित हो गया था। तो अशोक के जितने भी शिलालेख है वो सारे के सारे पाली में लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर है प्राकृत भाषा। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ये बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इसका प्रयोग किया करते थे, और ये जैन धर्म की भाषा थी। ठीक है ना, जैन धर्म की क्या थी ये भाषा से। उसके बाद जो प्राकृत है वो 5 भागों के अंदर बटी हुई थी, सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची और महाराष्ट्री। ठीक है ना, सोरसेनी कहाँ बोली जाती थी? सूरसेन जनपद में, यानी कि मथुरा के आसपास ये बोली जाती थी। मागधी मगध के आसपास बोली जाती थी। ठीक है, अर्धमागधी सोरसेनी व मगध क्षेत्र के बीच की भाषा है। पैसाची जो है वो कश्मीर के आसपास बोली जाती है, और जो महाराष्ट्री है वो कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती थी। महाराष्ट्री कहाँ बोली जाती थी? महाराष्ट्र में बोली जाती थी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपभ्रंश भाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपभ्रंश भाषा के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, कि अपभ्रंश भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं, और इन कवियों की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई, है ना, क्योंकि आज आपका पहला ही लेक्चर है, और अगर पहले लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा करवा दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। फिर ये लगेगा कि मैडम ने तो पता नहीं क्या कितना सारा करवा दिया, कैसे याद करें। धीरे धीरे चलेंगे। स्टार्टिंग के अंदर अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे, बाद में एकदम स्पीड खींच देंगे। ठीक है ना, बाद में एकदम स्पीड खींचेंगे। एक बार तो धीरे स्पीड रखोगे तो फायदा है आपका। तो जितना आज करवाया उतना आपको साथ साथ में याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो अपने, क्योंकि आप जो नोट्स बनाओगे, जो मैं आपको बनवाऊंगी, वो आपके पास सबसे बेस्ट नोट्स होंगे। और इन नोट्स के बाद आपको किसी अन्य किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किताब की ज़रूरत पड़ेगी केवल आपको प्रैक्टिस के लिए, बस। ठीक है, बाकी जितने भी किताबें हैं ना, सबका निचोड़ मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगी। ठीक है, तो सभी का जो है धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।